गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 27 सितंबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन 26 से 29 सितंबर के बीच कोलकाता में भारतीय सेना के द्वारा किया जाएगा। इस महोत्सव के आयोजन का उपलक्ष्य क्या है? तो इसके दो कारण हैं। पहला, 16 दिसंबर 2021 को बांग्लादेश की मुक्ति के 50 साल हो रहे हैं। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारत के ऐतिहासिक जीत के भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। इसीलिए भारतीय सेना के द्वारा कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो इसको आप टिक करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब लिखी गई है निरुपमा रॉय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन नामक पुस्तक निरुपमा रॉय के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हर साल अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का आयोजन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह 105वीं जयंती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, इसीलिए 25 सितंबर आप याद रखेंगे कि अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया, इसकी घोषणा कब की गई? तो 25 सितंबर 2014 को, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती थी और उसी समय घोषणा की गई थी अंत्योदय दिवस मनाने की। ठीक है, आप जानते हैं यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और इसके साथ भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक हैं। तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें अंत्योदय शब्द का मतलब क्या होता है, आपने कई बार इसे पढ़ा होगा। तो अंत्योदय का अर्थ होता है समाज के अंतिम छोर तक आर्थिक रूप से जो कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका उदय करना। अंत्योदय अर्थात अंतिम का उदय। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न अब देखते हैं, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा? आपका उत्तर होगा विजय गोखले के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ये भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। ठीक है, पूर्व विदेश सचिव थे विजय गोखले, और इन्हीं के द्वारा द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। ये भारत चीन संबंधों पर आधारित है। एक महीने पहले विजय गोखले की एक और किताब लॉन्च हुई थी जिसको आप नोट कर सकते हैं। किताब का नाम है तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेंगे, विजय गोखले की किताब है। साथ में द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, इस किताब को तो आपको नोट करना ही है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर कब किया जाता है? तो 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन किया जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केवल डॉक्टरों का योगदान नहीं होता है, बहुत बड़ा योगदान इन फार्मासिस्ट का भी होता है। तो फार्मासिस्ट की भागीदारी को सम्मान देने के लिए ही 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष की थीम आप नोट कर सकते हैं, फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ, यानी फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप इंग्लिश में इसकी थीम याद रखेंगे, हिंदी छोड़ दीजिए। ठीक है, फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। अब बात करते हैं इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो इस दिवस को मनाने का जो प्रस्ताव है वो वर्ष 2009 में टर्की के इस्तांबुल में एक काउंसिल हुई थी, जिसे FIP काउंसिल बोलते हैं, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन काउंसिल। ठीक है, उसकी बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया था कि 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाएगा। 25 सितंबर ही क्यों निर्णय लिया गया FIP काउंसिल के द्वारा? क्योंकि 25 सितंबर को 1912 में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना हुई थी। क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने स्पेन के एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ कितने C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो इसको आप लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं
भारत की ज़्यादातर रक्षा सौदे किसके साथ होते हैं? अमेरिका, इजराइल, फ्रांस या रशिया के साथ। और ये कोई चर्चित रक्षा सौदा है जो स्पेन के साथ हुआ है, इसीलिए आप याद रखेंगे 56 हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। किससे? स्पेन से। स्पेन की कंपनी है, नाम है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, तो इससे हम खरीदेंगे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। कितने? 56। तो ये इम्पॉर्टेंट है, देश का नाम ज़रूर याद रखेंगे। स्पेन से हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक आदेश से फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म फास्टर है, इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखेंगे। एग्जाम में केवल पूछ लिया जाएगा कि फास्टर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो आपका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। फास्टर का फुल फॉर्म क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसका उद्देश्य क्या है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो जीवन जीने का अधिकार है उसका कैसे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, इसको सुनिश्चित करना है। ठीक है, कैसे? आप देखते होंगे कि जेलों में कैदी बंद रहते हैं, ठीक है, और कई विचाराधीन कैदी होते हैं, यानी उनका जो गुनाह है वो प्रूफ नहीं हुआ होता है, या उनकी सज़ा का समय जो है वो पूरा हो चुका होता है, लेकिन उनकी जमानत संबंधी जो आदेश होते हैं उनमें बहुत समय लगता है। उनकी हार्ड कॉपी जेल में पहुँचती है, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसके बाद कई लोगों की अनावश्यक गिरफ्तारी हो जाती है और अनावश्यक समय तक उन्हें हिरासत में रखा जाता है। तो इस प्रकार से कैसे इन सब घटनाओं को रोका जाए, इसीलिए फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की शुरुआत की गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। क्लियर हो गया? और इसके साथ आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले ही एक पोर्टल की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था सुपेस। ये भी आप याद रखेंगे, साफ साफ लिख देते हैं, एक मिनट। कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था? सुपेस। तो एग्जाम में आ सकता है सुपेस पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आपका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक पोर्टल है। इसका उद्देश्य क्या है? न्यायाधीशों को कानूनी रिसर्च में सहायता करना। ठीक है, लीगल रिसर्च में जो न्यायाधीश हैं उनकी सहायता करने के लिए ही आर्टिफिशियल बेस्ड पोर्टल सुपेस का अनावरण किया गया था। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसके साथ फास्टर याद रखेंगे। फास्टर का उद्देश्य क्या है? जमानत संबंधी आदेशों का अच्छे से प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन हो, अनावश्यक गिरफ्तारी ना हो, लोगों को हिरासत में बिना किसी सबूत के ना रखा जाए, इसीलिए फास्टर की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में रेशम यार्न उत्पादन केंद्र को स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना की गई है उड़ीसा में, उड़ीसा के कटक में। ठीक है, किसके द्वारा? नोट करेंगे, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा उड़ीसा के कटक जिले में रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, अब बात करें खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में। तो आप जानते हैं किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? यह काम करता है सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, यह इसकी एक शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना संसद के खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। ठीक है, साथ ही नोट करेंगे इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय मुंबई में है। हालांकि इसके जो डिपार्टमेंटल ऑफिसेज हैं वो दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई आदि शहरों में भी स्थित हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्यालय है वो मुंबई में ही स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने देख लिए। अब देखेंगे आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, पुरुषों की हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आपके विकल्प हैं उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात। दूसरा प्रश्न है, आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आपके विकल्प हैं रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, शुभमन गिल या जहीर खान। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया रोहित कुमार राजपूत जी के द्वारा। इनकी कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? किस राज्य ने
स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए दक्षिण एशिया के सबसे बड़े उत्पादन केंद्र डिजिटल हब का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है केरल। ठीक है, क्लियर। और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल हब है, उत्पादन विकास केंद्र है। अगला प्रश्न था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने किस देश के प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हो गया आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। कल हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।